क्लास में है सभी? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ न्यू चैप्टर. द वर्ड इज SHM. द नेम ऑफ नेक्स्ट यूनिट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन. आपको कुछ बेसिक प्राइमरी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो इसके पहले कि हम SHM को समझें, हमें दो वर्ड समझने पड़ेंगे, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक मोशन एकदम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर से अपन समझते समय जैसा करते हैं, फिजिक्स को कुछ देर के लिए किनारे करते हैं. अब आज एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में. रोज आपका स्कूल कितने बजे शुरू होता है? और इसके बाद और आपका स्कूल ऑफ कितने बजे होता है? 3:30. अब देखें, आप रोज 12 बजे आते हैं, 3:30 को चले जाते हैं. नेक्स्ट डे फिर 12 बजे आते हैं, 3:30 को चले जाते हैं. फिर आप 12 बजे आते हैं, फिर 3:30 को चले जाते हैं. क्या आप टाइम के आधार पर कुछ चीजें रिपीट कर रहे हैं? टाइम के आधार पर आप एक चीज रिपीट कर रहे हैं. चूंकि ये पीरियड्स के आधार पर रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक्टिविटी पीरियोडिक एक्टिविटी है. अभी अपन मोशन नहीं बोल रहे हैं, एक्टिविटी. टाइम के आधार पर चीजों का रिपीट होना. आप रोज 12 बजे स्कूल आ रहे हैं, 3:30 बजे जा रहे हैं, फिर 12 बजे आ रहे हैं, फिर 3:30 बजे जा रहे हैं. बार बार वही टास्क रिपीट कर रहे हैं, आना और जाना. ये पीरियोडिक एक्टिविटी कहलाएगी, पीरियोडिक मोशन नहीं, पीरियोडिक एक्टिविटी. अब जरा समझें, सपोज आपने एक स्टिक में एक रस्सी बांध ली, उसमें एक पत्थर बांध लिया और आप ऐसे घुमा रहे हैं एक ही स्पीड से. यूनिफॉर्म मोशन पड़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इस केस में क्या होगा? देखो, एक सेंटर है, उसके आसपास एक ऑब्जेक्ट जब घूम रहा है. अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो मान लीजिए अगर स्पीड एक जैसी है तो हो सकता है कि पहले सेकंड में यहां पे एक ऑब्जेक्ट आया, कुछ सेकंड के बाद वो फिर यहीं से गुजरा, कुछ सेकंड के बाद फिर यहीं से गुजरा, कुछ सेकंड के बाद फिर यहीं से गुजरा. तो उसमें टाइम रिलेटेड है. ये भी क्या हो गया? पीरियोडिक. ठीक है. तो यदि आपका एक टाइम फिक्स हो और साथ में पाथ फिक्स हो, टाइम फिक्स हो और पाथ फिक्स हो, तो ऐसा मोशन हो जाएगा पीरियोडिक मोशन. और कोई एग्जांपल दे सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ से? यहां पे हमने पत्थर को घुमाया था एक स्पीड से. जो अर्थ है सन के अराउंड राउंड लगाता है, ये मान लीजिए सन है. अर्थ इसके आसपास कैसे घूमता है? क्या सर्कुलर? क्या अर्थ का पाथ सर्कुलर है? हाँ या ना? ना, इलिप्टिकल है. क्या है? इलिप्टिकल है. एक सर्कल और एक इलिप्स में क्या अंतर होता है? सर्कल के पास एक सेंटर होता है. बहुत अच्छे से समझना, इलिप्स और सर्कल का बेसिक डिफरेंस क्या है. सर्कल के पास एक सेंटर होता है. यदि मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, मान लीजिए यहां पे, मैं क्या करूं, यहां पे एक नीडल या खीला गाड़ दूं, एक रस्सी बांध लो, चाक पकड़ के से घुमा दूं, सर्कल बन जाएगा. एक सेंटर था, मैंने खीला गाड़ा, एक रस्सी बांधी जो रेडियस हो गई, मैंने वहां पे एक चाक बांध दिया और ग्राउंड में घुमा दिया, इससे स्पष्ट सर्कल बन गया. तो ग्राउंड में आप सर्कल बना लेंगे. किसी ने बोला ग्राउंड में परफेक्ट इलिप्स बना के दिखाओ. सर्कल जितना साफ सुथरा बनाया था, इलिप्स भी एकदम परफेक्ट इलिप्स बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक की जगह दो खेले गाड़ने पड़ेंगे. मैं एकदम प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, ठीक है? अगर आपको इलिप्स बनाना है, आपको एक की जगह दो खेले गाड़ने पड़ेंगे और उसके बाद एक रस्सी लेनी पड़ेगी जो इससे भी बंधी होगी और इससे भी बंधी होगी. पक्का? अब आप हाईएस्ट टेंशन के साथ उसको घुमाएंगे, ठीक है? तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो एक्चुअली ये जो बनेगा, इसके दो सेंटर्स होंगे, ठीक है? इस केस में जो ये बनेगा, ये क्या होगा? एलिप्स होगा. तो एलिप्स से कितने सेंटर होंगे? 2 सेंटर्स होंगे और हर जगह पे 2 रेडियस होगी. एक यहां से भी होगी और एक इससे भी होगी. हर पॉइंट पे देखो, अगर मैं यहां पे देखता हूं, यहां इस पॉइंट पे यहां भी से भी रेडियस होगी, यहां से भी रेडियस होगी. जो हमारा सोलार सिस्टम है, इसमें सन इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर होता है, इसलिए उसको इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है. ऐसा नहीं कुछ भी इलिप्स बनाऊंगा, इलिप्स का भी कैलकुलेशन है, ठीक है? तो जो 2 सेंटर्स होते हैं, पता चल गया कि हमारे इलिप्स में 2 सेंटर्स हैं, उसमें से किसी एक सेंटर पे क्या होता है? सन होता है और अर्थ रोटेट करती है.
ये अर्थ रोटेट करती है, हर साल वही होता है, जब पास आती है तो समर आता है, जब दूर जाती है विंटर आता है, होते रहता है ऐसा। इलिप्टिकल पाथ की वजह से तो आपके सीजन चेंज हो रहे हैं, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये भी कैसा मोशन हुआ? पीरियोडिक मोशन हुआ। ठीक है। और पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन है और फिजिक्स को पढ़ते समय इसको बहुत यूज किया जाता है। सपोज एक पेंडुलम वॉच में होता है, ये यहां आता है, यहां जाता है, फिर यहां आता है, फिर यहां जाता है, और वॉच का पेंडुलम हमेशा एक जैसा एक ही स्पीड से चलता रहता है ना। उसकी स्पीड कम ज्यादा होती है कि नहीं होती? क्योंकि वहां पे थोड़ी सी फोर्स एनर्जी कंज्यूम होती है सेल के द्वारा उसको चलाने के लिए। तो चूंकि फिक्स पाथ और फिक्स टाइम दोनों चीजों का फिक्स होना जरूरी है, तो आपकी वॉच में जो पेंडुलम है वो एक ही स्पीड से घूम रहा है, उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है, बराबर परफेक्ट चलता है। तो वो भी क्या हो गया? पीरियोडिक। जितने समय में आया था कुछ समय बाद, उतने ही समय के अंतराल के बाद, उतने ही टाइम इंटरवल के बाद फिर वहां होगा, उतने ही टाइम इंटरवल के बाद फिर वहां होगा, उतने ही टाइम इंटरवल के बाद वहां होगा। पाथ भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है। कौन सा मोशन हुआ? पीरियोडिक मोशन। क्लियर हो रहा है यहां तक सबको? पीरियोडिक। क्या मैं मानूं इस क्लास से पीरियोडिक वर्ड क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। और पीरियोडिक का एग्जांपल क्या हो सकता है? टाइम फिक्स होना चाहिए, पाथ फिक्स होना चाहिए, दो ही चीजें। आपके घरों में वॉच है, उसकी हैंड्स जो होती है निडल्स, ये मान लीजिए मिनट की सुई है, परफेक्ट ऐसे घूमते रहती है। ये जो पॉइंट यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये बाकायदा घूमता है। अगर मिनट की सुई है तो ठीक 1 घंटे बाद वहीं आ जाता है, नेक्स्ट आवर में फिर वहीं आ जाता है। मतलब हर 60 मिनट में वो अपने इसी पॉइंट को रिपीट करता है। पाथ भी फिक्स, टाइम भी फिक्स, पीरियोडिक मोशन। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए? पीरियोडिक मोशन के। तो इस एग्जिस्टेंस से बहुत सारे मोशंस पीरियोडिक हैं, लेकिन पीरियोडिक मोशन के अलावा एक और नाम आता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो भी सकता है, पीरियोडिक नहीं भी हो सकता है। एक बात समझिए, मत समझना कि ऑसिलेटरी पढ़ा मतलब पीरियोडिक से बिल्कुल बाहर निकल गए। पीरियोडिक की डेफिनेशन फिक्स थी, क्या? पाथ फिक्स, टाइम फिक्स, और वहां पे रिपीटिशन हो रहा है, सर्टेन टाइम इंटरवल में रिपीटिशन हो रहा था। यहां पर आपके लिए 2 वर्ड्स आएंगे, टू एंड फ्रो। टू मतलब टूवर्ड्स, फ्रो मतलब फ्रॉम, शॉर्टकट है। ऑसिलेशन की पहचान है टू एंड फ्रो। अभी जो मैंने पेंडुलम का एग्जांपल दिया था, इसको आप समझे। पेंडुलम यहां था, ये पेंडुलम यहां पर है, यहां से इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस आता है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर जब आ रहा था तो टूवर्ड्स था इस पॉइंट के, और जब यहां से गया तो फ्रॉम दिस पॉइंट, जब इधर से आया तो टूवर्ड्स दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब किसी भी एक पॉइंट पर टूवर्ड्स भी होता है और फ्रॉम भी होता है। टू एंड फ्रो मोशन, उसके पास आता भी है, उसके पास जाता भी है। लेकिन अगर मैं अर्थ अभी बता रहा था कि जो अर्थ राउंड लगा रही थी किसके आसपास? सन के आसपास। इस पॉइंट पर अर्थ हमेशा आती है, इधर से आती है, इधर चले जाती है। इधर से कभी आती है क्या? नहीं आती। तो टू एंड फ्रो कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इधर से केवल जा रही है, मतलब यहाँ इस पॉइंट के लिए तो फ्रॉम हो जाएगा इस डायरेक्शन पे। समझ में आ रहा है? तो ये टू एंड फ्रो नहीं हो सकता। टू एंड फ्रो का मतलब है यहां से फ्रॉम भी हो रहा है, टूवर्ड्स भी हो रहा है, फ्रॉम भी हो रहा है, टूवर्ड्स भी हो रहा है। गॉट इट? तो पीरियोडिक और ऑसिलेशन का अंतर समझ में आया? ठीक है। हाँ, कुछ ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं, कुछ, सभी नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं भी हो सकते। अच्छा, क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है हमेशा? क्या हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा? जरा समझें। ये वॉच थी आपकी, इसमें परफेक्ट ऑसिलेशन चल रहा था। मैंने बोला था पीरियोडिक ही, क्योंकि इसमें टाइम का रिपीटिशन चल रहा था। बैटरी डाउन हो गई, सेल ने काम करना बंद कर दिया, अब बाहर से जो एनर्जी मिल रही थी वो खत्म हो गई। अब ये पेंडुलम क्या करेगा? पहले यहां तक जाएगा, उसके बाद यहीं तक जाएगा, फिर यहीं तक जाएगा,
मतलब इसका मोमेंट ऐसा होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर कम होगा, ऐसा कम करते करते रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट पर टाइम के साथ रिपीटिशन हुआ क्या? नहीं हुआ। एक्सट्रीम तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। इसका मतलब वो पीरियोडिक नहीं था। तो हर ऑसिलेटरी मोशन क्या पीरियोडिक होगा? जरूरी नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो जो आपको नोट्स आएगी उसमें पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन से ही नोट्स स्टार्ट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? मोशन ऑफ एनी बॉडी विच रिपीट्स इटसेल्फ। ना लिखो, मैं आ जाएगी नोट, समझ लो, दिमाग में फिक्स कर लो। अब जो आपको नोट्स आएगी आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। पीरियोडिक मोशन ऑफ एनी बॉडी विच रिपीट itself over and over again in a certain path after a regular time interval called periodic motion. For example, motion of hand of clock, motion of any planet around the sun, etc. Clear है periodic motion? Now the time for oscillation. Body which repeats itself, गौर से सुनना, body which repeat itself over and over again about a mean position such that it remains in conflict well defined limit on either side of the mean position called oscillatory motion or vibratory motion. अब यहां पे कुछ चीजें आपको मिल रही है, ध्यान से समझना। ऑसिलेटरी मोशन की खासियत है, इसमें एक ऐसा फोर्स लगता है जो बहुत ही रिजिड है, उसको पसंद नहीं कि आप यहां से हिलो। अगर पेंडुलम इधर गया बोलता है वापस आओ, अगर पेंडुलम इधर गया बोलता है वापस आओ। वो जो फोर्स काम कर रहा है वो चाहता ही नहीं कि मीन पोजीशन से कोई हटे। देखो ये पेंडुलम यहां गया, पेंडुलम किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो उसको कोई पकड़ के वापस ला रहा है कि नहीं ला रहा है? कहां ला रहा है? मीन पोजीशन में। पेंडुलम इधर गया, उसको पकड़ के कोई ला रहा है? अच्छा, यहां पे रहता है और सर्टेन लिमिट, इसकी दोनों साइड में लिमिट होती है, एक्सट्रीम में कहां तक जाएगा, ये अनलिमिटेड नहीं होता। तो दो लिमिट्स के बीच में वॉक करता है। टू एंड फ्रो पहचान इसकी, टू लिमिट्स के बीच में काम करता है और फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन होता है। मीन मतलब ये वाली लाइन, बीच वाली पोजीशन, दिस इज तो पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है यहां तक? सभी को क्लियर हो रहा? अब अपन इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे क्योंकि एसएचएम इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपने देखा कि यहां पर जो ऑसिलेशन था, ये जब यहां तक गया पहली बार में, यहां तक बहुत अच्छे से समझना, ये बॉल यहां पर है, यहां से यहां तक गई, इसके बाद ये वापस आई, यहां तक गई, सेकंड टाइम गई तो ये यहां तक नहीं पहुंच पाई बल्कि यहीं तक जा पाई। यहां तक ये क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि इसकी एनर्जी का लॉस हुआ। अगर इसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता तो वापस वहीं तक जाती। अरे यही तो बाउंसिंग में पढ़ रहे थे, मैंने बॉल को छोड़ा, बॉल कोलाइड हुआ सरफेस पे, उसके बाद वापस आया। अगर इलास्टिक कोलिजन होता, एनर्जी का लॉस नहीं होता तो पूरा आता। एनर्जी का लॉस हुआ इसलिए नहीं आया। यहां भी वही हो रहा है, ये बॉल यहां तक गया था, अगली बार वहां तक नहीं जा पाया, मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है हम एनर्जी के बेसिस पर ऑसिलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फ्री ऑसिलेशन और डैम्प ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब इसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा। अगर फ्री ऑसिलेशन है और मैंने पेंडुलम को यहां से ऐसे लाके छोड़ा, पकड़ा मैंने यहां से यहां तक खींचा और इसे छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया तो पेंडुलम यहां जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा और ये इनफाइनाइट टाइम तक काम करता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है कहलाएगा फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, फ्री ऑसिलेशन यानी नो एनर्जी लॉस। लेकिन एक हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसीलिए क्या होता है कि एक बार जाता है तो अगली बार वो उसके ऑसिलेशंस कम होने लगते हैं और धीरे से यहां पे आ जाता है। ये चीज क्लियर है? अब मुझे आप बताओ कि ऑसिलेशन दो प्रकार का हो गया, फ्री ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन।
तो इसमें से किसको आप पीरियोडिक ऑसिलेशन बोल सकते हैं? कौन सा ऑसिलेशन पीरियोडिक की कैटेगरी में जाएगा? जिसमें एनर्जी होता है या जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता? जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, क्योंकि उसमें उसी टाइम इंटरवल में वो चीजें रिपीट होगी, राइट? तो अब आपको ट्रू एंड फॉल्स बोलने में 3 लाइनें बोलने वाला हूं, सुन रहे हो गौर से? रेडी? ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन. ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन. नॉट नेसेसरी. फॉल्स है. ट्रू एंड फॉल्स कर लोगे, एग्जाम में से आता है तो. नेक्स्ट, all the oscillatory motions are periodic motion. All false है भी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, damped oscillation is periodic motion. Damped oscillation is periodic motion. False. Okay. Free oscillation is periodic motion. एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको? एक इसमें कोई नहीं फंस रहा? ओके, ठीक है. तो अब इसकी कुछ बेसिक वॉकिंग को समझते हैं ऑसिलेशन की. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? आई थिंक मुझे अब लग रहा है कि पीरियोडिक और ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है. टाइम फिक्स, पाथ फिक्स, पीरियोडिक. टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेट. इसमें हमेशा एक मीन पोजीशन होगी और फोर्स हमेशा उसको मीन में लाना चाहेगा. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम वाला ही. ये यहां पे आपने इस पेंडुलम को एक लंबी से रस्सी से बांध दिया है, और इसके बाद अगर इसको कोई बाहर का फोर्स लगे तो ऐसे पड़ा रहेगा. क्या इस वक्त इस पर कोई फोर्स लग रहा है? अभी कोई मोशन नहीं है. एक लोहे की गेंद को रस्सी से बांध के लटका दिया, लटकी हुई है सिंपल. क्या इस वक्त कोई मोशन फोर्स लग रहा है? क्या इस वक्त कोई फोर्स लग रहा है? हाँ या ना? यस और नो? यस. जब इसमें फोर्स लग रहा है तो फिर इसमें मोशन क्यों नहीं है? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है. क्योंकि वो किसमें है? बेटा इस बात को समझो, जैसे कि अगर मैं यहां पे इस चाक को रख रहा हूं, ये चाक अभी रेस्ट में है. क्या ये चाक रेस्ट में है? क्या ये चाक रेस्ट में है? अगर मैं बोलता हूं ये चाक रेस्ट में है, तो ये डिपेंड करेगा कि मेरा फ्रेम ऑफ एंगल क्या है. अगर मैं अर्थ से मैं बैठकर यहां पर हूं तो मेरे लिए चाक रेस्ट पर है, पर यदि मैं मून से देखो तो अर्थ तो घूम रही है, तो चाक रेस्ट पे नहीं है. तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में नहीं होती. वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, रिलेटिविटी पर डिपेंड करती है. पहली बात तो हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर बातें करते हैं, बार बार ये चीजें बताई नहीं जाती, अंडरस्टूड होती है. इसीलिए हमने बोला कि रेस्ट पर है. तो कोई ऑब्जेक्शन मिल लेना सर कि तो रेस्ट पे नहीं है, अर्थ घूम रही थी भी घूम रहा है, बोल सकते हो ना? फिजिक्स है, कोई लिमिट नहीं इसकी. तो ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेस्ट पर है, हम सबकी तुलना में रेस्ट पर है. ठीक है. क्या इस वक्त इस पे ग्रेविटी काम कर रही है? क्या इस पे ग्रेविटी काम कर रही है? कहां खींच रही है? नीचे. फिर ये नीचे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि मेरे हाथ इस पर एक फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ऊपर लग रहा है. ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, इसलिए मोशन पे नहीं आया. मैंने हाथ अलग कर दिया तो चाक नीचे चला जाएगा. ठीक है. तो ये जो पेंडुलम है भी इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, इसका नाम क्या होगा? mg, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg होता है ना. लेकिन जब इसमें फोर्स लग रहा था तो ऊपर एक धागा इसको खींच के रखा है, मतलब ऊपर एक फोर्स होगा, टेंशन. ये mg और t इक्वल है इसलिए टिका हुआ है ऐसा. इस पे अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश था ये पेंडुलम. ठीक है यहां तक. अब होता यह है कि इसकी जिंदगी में अब डिस्टर्बेंस शुरू होता है. किसी ने आया आपके जैसा एक धक्का मार दिया इसको, या ऐसा पकड़ा और यहां तक लाया. अब ये पेंडुलम यहां पर है, ये पेंडुलम को जैसे हमने रिलीज किया क्या होगा? इधर आएगा. अब पेंडुलम यहां तक आएगा. अब इस बात को समझो, ये पेंडुलम यहां आ रहा है, यहां पर इसका mg तो नीचे होगा, नीचे होगा, लेकिन टेंशन तो इधर है ना. अब क्या इक्विलिब्रियम में बचे? नहीं है. यहां पे देखो बिल्कुल 180 पे थे,
यहां पे ऐसा है क्या? मतलब इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, उसमें से एक कंपोनेंट इसको इधर ढकेलेगा, इसीलिए आने लगा। बात समझ में आ रही है? तो ये यहां पे आने लगा, चलो ठीक है माना, ये यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया, तो भाई यहां रुका क्यों नहीं? तो सही जगह पहुंच गया था, क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी, फोर्स तो नेट फोर्स यहां पे जीरो रहता है। एक बार फिक्स कर लो, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में था, अपन पहले ही साबित कर दिए हैं। ये तो छोटी सी बात बता रहा हूं, बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। एक बात फिक्स हो गई हमारे दिमाग में अब कि मीन पर नेट फोर्स कितना था? जीरो। यहां जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि ठीक है। जब ये वापस आ रहा है तो इसको यहां रुक जाना चाहिए ना, क्यों नहीं रुका? ये किस वेलोसिटी से आ रहा था, रुकेगा तब ना जब उसको कोई दूसरा फोर्स रोक सके। यहां तो नेट फोर्स जीरो है और वेलोसिटी तो यहां पे होगी। अच्छा, यहां वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी, अभी समझते हैं। तो इस वेलोसिटी की वजह से आगे निकल जाएगा, यहां पहुंचेगा। अब जैसे जैसे इस पॉइंट पर बेटा एकदम प्रैक्टिकली सोचो, स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो अगर मैं बोल दूं कि ऑसिलेशन में एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है, एग्री हो? जब ये इधर जा रहा था इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही थी, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके अपोजिट रहा होगा, वेलोसिटी तब तो कम हुई। चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का कम होना, चेंज होना। यहां जीरो, यहां पे फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। तो यहां पे फोर्स क्या होगा? मैक्स। यहां पे फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स। फोर्स मतलब नेट फोर्स। यहां जीरो होगा, यहां क्या होगा? मैक्सिमम। यहां वेलोसिटी क्या होगी? मैक्स। यहां वेलोसिटी कितनी होगी? यहां वेलोसिटी कितनी होगी? यहां फोर्स कितना होगा? मैक्स। नहीं आ रहा समझ में? ये जो लिखा है मैंने, यहां फोर्स जीरो होगा, एग्री? यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहां वेलोसिटी जीरो होगी, और उसकी वेलोसिटी कम हुई थी, रुका था, फिर वापस अपोजिट हो गया। यहां फोर्स मैक्सिमम होगा, यहां फोर्स मैक्सिमम होगा। कंफर्म? इस टाइप का मोशन कहलाता है ऑसिलेशन। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए हम जो वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, वेव में, वेव पढ़ा है आप लोगों ने? उसमें भी एम्पलीट्यूड होता था, है ना? तो क्या मैं मान लूं कि अब आपको पीरियोडिक और ऑसिलेशन समझ में आ गया 100%? तो मैं अगर कुछ पॉइंट्स आपको बोलूं, चाहो तो आप लिखना चाहो एक लाइन के लिख सकते हो, नॉलेज के लिए, नोट्स में नहीं आएंगे, समझाने के लिए दे रहा हूं। पीरियोडिक मोशन, मैं एक एक वर्ड आपको दूंगा, ज्यादा नहीं, बाकी नोट्स प्रॉपर आएगी, ठीक है? पीरियोडिक मोशन के आगे आप क्या लिख लो? फिक्स पाथ, फिक्स टाइम। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है? पीरियोडिक मोशन मतलब फिक्स पाथ, फिक्स टाइम। एग्जाम्पल क्या होगा? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सेकंड होगा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन ब्रैकेट में लिख लो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, फुल फॉर्म लिखना चाहो टूवर्ड्स एंड फ्रॉम मोशन, टू फॉर टूवर्ड्स, फ्रो फॉर फ्रॉम। नेक्स्ट, all the periodic motions are oscillatory motion, all the periodic motions are oscillatory motion। उसके आगे लिख लो false,
क्योंकि ये फॉल्स समझाया था ना ये आपको। नेक्स्ट, ऑल द ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, ये भी फॉल्स। ऑल द ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, फॉल्स। नेक्स्ट, और ऑल फ्री ऑसिलेशंस, all free oscillations are periodic, true। एक साइड हेडिंग डाल दो, ऑसिलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑसिलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑसिलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑसिलेशंस। नंबर 1, देखो अपन डायग्राम से लिख रहे हैं सब कुछ। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन, ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। इसमें वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, पॉइंट्स लिखते जाओ। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। अब यहां पे मीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, इसमें वो क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0, मतलब मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट, एट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज मिनिमम, एट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज मिनिमम, ब्रैकेट में 0 लिख लेना। एट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज मिनिमम, ब्रैकेट में लिख ले 0। अगला, इन ऑसिलेशन फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन, इन ऑसिलेशन फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन, फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन। फोर्स हमेशा मीन पे रहता है। जब इधर फोर्स इधर लग रहा था मीन की तरफ, यहां भी फोर्स इधर लग रहा था किधर? मीन की तरफ। फोर्स हमेशा किधर होता है? मीन की तरफ। वो चाहता है मीन पोजीशन पे रहे। नेक्स्ट, acceleration maximum on extreme, acceleration maximum on extreme, acceleration maximum at extreme, extreme पर acceleration maximum होता है। force always maximum at extreme लिख लिया था। force always maximum at extreme। This force is known as restoring force, this force is known as restoring force, this force is known as restoring force। बेटा रिस्टोरिंग क्यों बोल रहे हैं? वापस पुरानी जगह पे लाना चाहता है। इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है ना, ये फोर्स क्या चाह रहा है? वापस वहीं पे रिस्टोर हो जाए। ये फोर्स क्या चाहता है? वहीं पे रिस्टोर हो जाए। क्या किसी पॉइंट में किसी को डाउट है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? लिख लो अगला। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड इज maximum displacement, amplitude is maximum displacement from mean position। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, ब्रैकेट में कैपिटल टी लिख लेना। टाइम पीरियड ब्रैकेट में कैपिटल टी, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब 2 मिनट यहां ध्यान दो, अपन ने 2 वर्ड बोले। ये यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे हमने
एक पेंडुलम लटकाया हुआ है, इसको हमने यहां तक डिस्प्लेस किया, यहां आ गया, ये ऐसे चक्कर लगाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर वापस आता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से? मीन से। एक बात ध्यान रखना, ऑसिलेशन और एसएचएम में हर कैलकुलेशन मीन से होगा। तो जब भी मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कहां से? मीन से। फोर्स किधर? मीन की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी या तो मीन की तरफ या तो मीन से अलग, हर चीज मीन से डिसाइड होगी। अब इस बात को ध्यान रखना कि ये अपने पढ़ा था ग्राफ में, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, पढ़ा है सबने। यहां पे क्या होता था? जीरो। ये क्या होती? मीन पोजीशन। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है नेगेटिव, तो मीन पोजीशन से लिया जाता है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्लियर है? सेकंड था टाइम पीरियड। सपोज मैंने यहां पे रखा है इसको, ये बॉल ऐसे गया, यहां तक गया और वापस यहां पर आया, तो दिस इज वन ऑसिलेशन। गॉट इट? ऑसिलेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहां से लिया, ये बॉल ऐसे गया, यहां से ऐसे गया और वापस यहां आया, वन ऑसिलेशन। अगर मैंने यहां से कैलकुलेट किया, ये बॉल ऐसे गया और वापस ऐसे आया, वन ऑसिलेशन। जरूरी नहीं 3 पॉइंट, यहां से भी कैलकुलेट किया, ये बॉल यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, यहां से यहां तक गया और यहां वापस आया, वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है, इट इज टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड दोनों वर्ड क्लियर हुए? ओके। नाउ द टाइम फॉर फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ या फिर न्यू। हम लोग एफ यूज करेंगे, इसको छोड़ दो। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने वेव काफी समय पहले पढ़ा होगा, कई क्लासेस में पढ़ा है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कोई भी जिसे ग्राफ में देखा जा सकता है। ओके, और कोई? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? जनरल टर्म में आपको दिमाग में जो भी फ्रीक्वेंसी बोलने से आता है। हाँ बेटा, अरे 11th में पहुंच गए, कई बार ये वर्ड सुना है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। नहीं, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अब आप समझो इस चीज को, यहां से हमने स्टार्ट किया और 1 सेकेंड में 1 2 3 4 एंड 5 बार ऐसा हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन? मजे बताओ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से स्पीड बढ़ जाएगी, तेजी से जाएगा। ठीक है, पार्टिकल तेजी से मूव करता है। लिख लो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ये नोट्स में नहीं आएगा, केवल सपोर्ट के लिए आपको, ताकि यूनिट समझ में आए। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हर जगह एक ही होता है, बताओ क्या पढ़ा था? 2 पाई अपॉन ओमेगा। पढ़ चुके हो ना? सर्कुलेशन मोशन पढ़ लिया आप लोगों ने। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। पाई की वैल्यू 180, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 360, ठीक है। 360 डिग्री में जो रोटेशन चलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी काम आने वाला है, चाहो तो नोट कर लो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन था? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। टाइम पीरियड जितना कम होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी ना? टाइम पीरियड जितना कम होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ये दोनों चीजें दिमाग में फिक्स होनी चाहिए।
ठीक है, क्या पेंडुलम में ही ऑसिलेशन होगा? अब मैं चाहता हूं आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से ऐसा कुछ इमेजिन करो जिसमें ऑसिलेटरी मोशन होता हो, कुछ भी इमेजिन करो। कोई भी क्लास में मैं चाह रहा हूं आपकी तरफ से एक ऑसिलेशन का एग्जांपल आए कि सर ये ऑसिलेटरी मोशन होता है, जिसमें ऐसा फोर्स लगता है जो मीन पोजीशन पे ले जाना चाहता है। देखो ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए और फोर्स कहां लगना चाहिए? मीन पे। ऐसा कोई भी एग्जांपल सोच के बताओ कि वो ऐसा फोर्स है कि चाहता है बस मीन में पहुंच जाए हो। हाँ, कैसे? सपोज देयर इज अ बाउल, सिंपल एक बाउल है, ये प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल आपके घरों का है। यहां पर आपने क्या किया, एक बॉल को रखा, ये बॉल यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर ऐसा ऐसा होते हुए स्टोर कहां होगा? आप कोशिश करके फिर पकड़ के छोड़ो, घूम फिर के यहीं आएगा। किसका एग्जांपल हुआ? ऑसिलेटरी मोशन का। आया समझ में? ये एग्जांपल हुआ ऑसिलेटरी मोशन का। अब बेटा समझो इसको, पीरियोडिक मोशन कुछ ऐसा है, इसका कुछ पार्ट ऑसिलेटरी है, कुछ पार्ट ऑसिलेटरी नहीं है। मैं आपको वेन डायग्राम समझा रहा हूं। कुछ पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकते हैं, कुछ ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते। एसएचएम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। मतलब कि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पार्ट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अच्छे से लिख लो इसको, दिमाग में फिक्स करो। ऑसिलेटरी मोशन अगर ऐसा है तो एसएचएम उसके अंदर कहीं ऐसा है। दिस इज एसएचएम, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। आप गौर से विद द हेल्प ऑफ मैं सिंपल आंसर दे सकते हो। ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी मोशन, ट्रू या फॉल्स? ऑल एसएचएम, देखो एसएचएम इतना है, किसके अंदर है? ऑसिलेशन के अंदर है ना। ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी मोशन, ट्रू। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर एसएचएम, ये वाले एसएचएम है, बाकी थोड़ी एसएचएम है। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज एसएचएम? सीधी सी बात है, जब ऑसिलेशन हो, क्लास में सभी yes, जब ऑसिलेशन हो तो वो केवल और केवल जो पाथ है स्ट्रेट लाइन हो। बेटा लास्ट में यू स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एसएचएम। इस पेंडुलम के बारे में फिर से सोचें। यहां से हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉल लिया था, ये ऐसे आता था। क्या ये पाथ स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, ये पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन यदि मैं करूं इस मोमेंट को बहुत छोटा कर दो, मतलब यहां तक लेकर आऊं, मतलब मैं इसका डायग्राम बनाऊं बस, मतलब मोशन कितना यहां पे बॉल था, यहां से बस यहां तक आया, तो क्या उसे स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो छोटा सा ऑसिलेशन हो रहा है, वेरी 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 स्मॉल ऑसिलेशन,